है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे और पहले का कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी पॉइंट में सर दिक्कत। लास्ट क्लास में आप एंगल ऑफ डेविएशन बताए थे सर, वहाँ से आवाज ही कट रहा था पूरा, कुछ समझ में नहीं आया था। हाँ, ठीक है। तो जैसे एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकाल लेते कि अगर रे जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी, ठीक है, यानी कि रे ऐसे गया था, ऐसा हुआ था। तो अगर रेयरर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने फाइंड करा था। तो इस केस में हमने फाइंड किया था, तो ये दिख रहा है हमको कि ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, और डेल्टा जो दिख रहा है वो r माइनस आई दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल आई होगा, ये टोटल r है, r माइनस आई डेल्टा दिख रहा है। अगर वही फिर TIR हो रहा था तो TIR होगा तो ये भी आई, ये भी आई, ये एंगल का डेविएशन 2 पाई माइनस आई। यहाँ पे हमने बोला था कि अगर r का वैल्यू लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इधर म्यू है, इधर मान लेते हैं एयर ही है, तो लिखेंगे क्या, म्यू साइन आई इजकल टू साइन आर, यानी कि r इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन आई, ठीक है। तो यहाँ से हमको डेल्टा मिला था, दो इक्वेशंस मिले थे, तो r माइनस आई यानी कि साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई, और एक मिला था 2 पाई माइनस पाई माइनस आई, ठीक है। ये कब, जब आई लेस देन थीटा सी था, और ये कब, जब आई ग्रेटर देन थीटा सी था। अब इसी दोनों को इक्वेशंस को देख के हम कर्व बनाए थे, तो बोले थे कि ये जो है साइन इनवर्स का कर्व है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे, तो उसको याद रखना है कि वो कर्व ऐसा जाता है, ठीक है। ये आई इक्वल टू थीटा सी वाला लाइन है, और इससे बाहर रहेगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन आ रहा है पाई माइनस आई, तो ऐसा जाएगा, इधर की तरफ आई होगा और इधर की तरफ ये डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये डेविएशन वर्सेस कर्व का ग्राफ ऐसे जाता है। आई अगर इधर एक्सिस पे बढ़ रहा है तो डेविएशन पहले इस कर्व से गवर्न होगा, बाद में इससे। ये किसके लिए है, तो TIR हो रहा है, और ऊपर वाला केस किसके लिए है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अगर सिर्फ एक एंगल ऑफ डेविएशन हो, तो यहाँ पे आई का एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो दो दो आई के वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इसमें दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। एक सिर्फ रहेगा किसी एंगल के लिए तो सिर्फ दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन वाले केस के लिए है, और दो रहेगा यानी कि एक रिफ्लेक्शन के लिए, एक रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस कर्व को ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्लास भी हम लोग कर्व पढ़े थे, क्लियर है ये। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास एक कोई भी ग्लास स्लैब है, अगर इस ग्लास स्लैब को हम यहाँ से ऐसे कट कर लें, ठीक है, तो हमको दो पोर्शन मिल रहा है ऐसा, ठीक है। अगर हम 3D में देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये वाला सरफेस और इसके जस्ट ये पीछे वाला सरफेस दोनों प्लेनर है, लेकिन दोनों आपस में किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। वैसे ही ये सरफेस कोई सा भी दो अल्टरनेट सरफेस को, एडजेसेंट सरफेस को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइड से देखते हैं तो इस तरीके का शेप बनेगा, यानी कि जो हमारा ये ऐसा था ग्लास स्लैब, उसको अगर हम यहाँ से कट कर लिए, डायगोनली हम कट कर लिए, तो हमको जो शेप मिल रहा है वहां पे दिख रहा है कि जो तीनों सरफेसेस दिख रहे हैं वो तीनों आपस में जो है इंक्लाइंड है। तो अगर इंक्लाइंड सरफेसेस, इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस अगर होता है तो उसको बोलते हैं प्रिज्म,
यानी कि इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस टू ईच अदर। ठीक है, तो जो शेप बनता है उसको बोलते हैं प्रिज्म, ऐसा होता है जनरली। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रे इधर से जा रहा है इधर से निकल रहा है, तो ये दो सरफेसेस जो है रिफ्लेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। वैसे ही अगर ये दोनों सरफेसेस यूज होते तो इस एंगल को बोलते कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। यानी कि दो एडजेसेंट सरफेसेस जिसको हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है वो चीज देखते हैं। तो लेट्स से कि हमारा प्रिज्म है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये और ये सरफेस आपस में प्लेन है, अगर हम बना रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। हम ये दोनों सरफेसेस को ले रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए वो दोनों सरफेसेस यूज हो रहे हैं, तो हम इस एंगल को बोलेंगे कि एंगल ऑफ हमारा प्रिज्म है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि ये इंसिडेंट रे आया, ये इस पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल यानी कि सरफेस पे ऐसा परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल कहलाता है। यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट रे। अब ये रे जो है इधर की तरफ कहीं डेविएट हुआ, यानी कि बाहर से प्रिज्म में आया, तो ये जो एंगल कहलाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको हम लोग R1 बोलते हैं, सिंस यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है R2, और ये फिर इधर बाहर चला जाएगा। और ये नॉर्मल और इस एंगल को बोलते हैं ई, यानी कि रे जो है इमर्जेंट रे। जैसा कि पैरेलल ग्लास स्लैब में इंसिडेंट था, रिफ्लेक्टेड रे था एंड इमर्जेंट रे, तो वही इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे हम रिलेशन कुछ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको बोल रहे हैं θ1 और इसको बोल रहे हैं θ2, तो ध्यान से देखें तो θ1 जो है और कुछ नहीं बल्कि π/2 यानी 90 माइनस R1 है। ध्यान से देखें तो ये इस पे नॉर्मल है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, और 90 माइनस ये है। θ2 जो दिख रहा है वो π/2 माइनस R2 दिख रहा है सिमिलरली, क्योंकि ये जो लाइन है इस पे नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, यानी कि A प्लस θ1 प्लस θ2 एक ट्रेंगल का एंगल बना रहा है, जो कि होगा किसके बराबर, पाई के, 180 डिग्री के बराबर होता है सम ऑफ ट्रेंगल्स। तो θ1 θ2 को पुट करेंगे तो हमको दिख रहा है कि A माइनस R1 माइनस R2 इजकल टू 0, यानी कि इन दोनों को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये चीज दिख रहा है, यानी कि A इजकल टू R1 प्लस R2, ये एक हमको रिलेशन मिल रहा है। ये R1 और R2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर रे इधर से जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, अगर रे का डायरेक्शन चेंज करते तो इसी पाथ को रिवर्स करता, रिट्रेस करता, तो इसलिए इसको R2 बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं। तो यहाँ से दोनों सरफेसेस पे जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है नॉर्मल से, उन दोनों का सम जो है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आता है। ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि अगर एक इंसिडेंट रे है वो अंदर गया और बाहर निकला इमर्जेंट रे होके, और इस दौरान हमको यहाँ पे दो एंगल्स मिले, उन दोनों का सम R1 प्लस R2 A के बराबर है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। अब अगर हम देखें एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पे ये रे जो है ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, ठीक है। ये रे जो है इधर जाना चाहिए था उसको, लेकिन गया किधर, इधर। तो ये जो एंगल बना यही एंगल बना एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी कि रे को इस लाइन के लॉन्ग जाना था लेकिन इमर्जेंट के लॉन्ग गया है, यानी कितना डेविएट कर गया है। वो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये एंगल मिलेगा और ये एंगल का सम मिलेगा, यानी कि अगर हम इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 बोल रहे हैं, तो डेल्टा इजकल टू, ध्यान से देखो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दिख रहा है।
इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। और ये जो अल्फा 1 है वो ध्यान से देखो तो ये क्या है, I माइनस आर वन है, और अल्फा 2 जो है वो E माइनस आर टू है। ऐसा हमको दिख रहा है कि ये E है तो ये टोटल एंगल E होता है, E में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अल्फा 2 दिख रहा है। तो ये I प्लस E माइनस आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू जो A आया है तो डेल्टा इजकल टू I प्लस E माइनस, ठीक है। तो अगर हमको एंगल ऑफ डेविएशन पता करना हो तो हम लोग डायरेक्टली इसे पता कर सकते हैं कि I प्लस ई इजकल टू माइनस ए इजकल टू एंगल ऑफ डेविएशन, वो कहाँ से आर वन प्लस आर टू इजकल टू ए। जिससे एग्जाम्पल देखते हैं। से 60 डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री पे ये गया तो डेल्टा क्या होगा ये पता करना है। म्यू जो है और √3। ऐसा क्वेश्चन एक प्रिज्म है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ तो डेल्टा कितना होगा वो पता करना है। हो गया। हेलो, यस सर। हो गया, कितना आ रहा है? सर कर रहे हैं। सर √3 sin 30 होगा ना? हाँ? √3 sin 60 लिखे हैं। अच्छा हाँ, यही आ रहा है 120 माइनस 60 यानी कि 60 डिग्री आ रहा है और क्लॉकवाइज। ठीक है, सबको क्लियर है। फर्स्ट सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाए, तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाए तो वहां से R1 आ गया। अब चूंकि A इजकल टू R1 प्लस R2 तो R2 का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिए तो E का वैल्यू आ गया। तो I पता है, ये दे रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन हमको आ गया। ऐसा हो सकता है कि रे जो जाए, जैसे कि अगर ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, ऐसा कोई रे गया, अंदर गया, अब इस सरफेस पे आया तो ये डेंसर से मान लेते हैं बाहर एयर है, ये म्यू है, तो ये जो है रे इधर बाहर भी आ सकता है और यहाँ TIR भी कर सकता है। दोनों में से कोई भी केसेस पॉसिबल है, ये भी हो सकता है या फिर TIR भी हो
सकता है क्योंकि वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट सरफेस पे तो ये एयर से प्रिज्म में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर जा रहा है, तो लेकिन जब अदर सरफेस पे जा रहा है तो अदर सरफेस पे क्या हो रहा है कि वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। तो डेंसर से अगर रेयरर की तरफ हो जा रही है रे, तो वहां पे उसमें या तो रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या फिर टीआईआर भी हो जाए। दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। तो वही हम लोग कंडीशन अभी निकालेंगे। लेट्स से कि एंगल, तो एक एक करके देखते हैं। कंडीशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड थीटा सी। ठीक है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। थीटा सी जिसको हम लोग साइन इनवर्स 1/μ लिखते हैं प्रिज्म के लिए, किसी के लिए भी, सो डेट रे always shows TIR at second surface। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन सारे याद रखने हैं, जो भी हम लोग कंडीशन अभी निकाल रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रोसेस है उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये हमारा प्रिज्म है, ये एंगल ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो थीटा सी या साइन थीटा सी अगर हमको लिखना होगा तो 1/μ लिखते हैं। अब यहाँ से अगर कोई रे जा रहा है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ये R1 होगा, यहाँ पे पहुंचा, ये R2 होगा। अब ध्यान से देखना, इस रे को अगर TIR होना है, अगर TIR होना है, यानी कि फॉर TIR इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये जो R2 का वैल्यू है ये ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो R2 का वैल्यू है वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। क्लियर है, यानी कि TIR होना है तो जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो ग्रेटर देन थीटा सी। अगर हम मान लेते हैं किसी भी तरीके से किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इस प्रिज्म से अगर कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हम इसके ये इसका रिलेशन निकाल रहे हैं, नहीं किससे को वेरी कर करके अगर हम कोई भी एंगल के लिए अगर देखें तो R2 का वैल्यू अगर थीटा सी से ज्यादा कर दें तो जो रे होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज जो है वो TIR शो करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू R2 का मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन थीटा सी हो गया तो हर वैल्यू ही ग्रेटर देन थीटा सी होगा। यानी कि इफ मिनिमम वैल्यू R2 जो है ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तो कोई सा भी वैल्यू जो है ग्रेटर देन थीटा सी होगा, क्योंकि अगर हम सबसे छोटा जो वैल्यू हो सकता था उसको भी हम ग्रेटर देन थीटा सी कर दी। ठीक है, एंड R2 जो है और कुछ नहीं बल्कि A-R1 है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस R2 इज इक्वल टू A-R1, अब R2 का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए जो है वो तो कांस्टेंट है, अगर हमारा प्रिज्म अगर हम एक ले लिए हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए R1 जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू घटाएंगे तभी ये R2 मिनिमम मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमको R1 को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। R1 को मैक्सिमम कब रख सकते हैं, मैक्सिमम है, दिस इंप्लाइज दैट कि I जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर I मैक्सिमम है तो कितना हो सकता है, तो I मैक्सिमम π/2 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो सकता है तो π/2 हो सकता है। तब सोचो कि अगर रे इंसिडेंट रे जो है π/2 हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया, इधर की तरफ ये जा रहा है, ये R1 हुआ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन 90 इक्वल टू म्यू साइन R1। साइन 91 होता है,
यानी कि साइन R1 इक्वल टू 1/μ। अगर हम ध्यान से देखें तो ये यही वाला इक्वेशन आ रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि R1 जो होगा वो थीटा सी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि R1 इक्वल टू थीटा सी। उल्टा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो थीटा सी है, तो आई 90 है तो R1 थीटा सी ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रे को अगर हम रिवर्स कर दे उसकी डायरेक्शन तो पाथ को रिट्रेस कर, तो R1 थीटा सी के बराबर होगा इस कंडीशन के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमको क्या मिला, इस डिस्कशन से हमको मिला कि R2 का वैल्यू जो है वो a माइनस R1 जो कि हम लिख सकते हैं a माइनस थीटा सी है, और ये वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज फॉर गिवन कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन थीटा टू थीटा सी। यानी कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन 2 into critical angle of the prism, then for any incident angle ray from the second surface will always show TIR। यानी कि इस कंडीशन में बोल सकते हैं फॉर एनी आई रे जो है shows TIR ऑन सेकेंड सरफेस। ठीक है, सर सेकेंड सरफेस पे। हाँ सर 90 डिग्री अगर इंसिडेंट रहे तो फिर स्ट्राइक कैसे करेगा उस सरफेस को? टेंड्स टू 90 डिग्री का बात होता है, जैसे कि देखो ऐसा ये रह गया तो बोलते हैं कि ये इधर की तरफ जाएगा 90 डिग्री पे, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा सी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में 90 नहीं, 90 से थोड़ा सा कम भी रहता है तो भी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी पाथ को रिवर्स कर देंगे तो क्या अपना वो पाथ को रिट्रेस करेगा अगर डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे यस सर। तो वही चीज है कि जब एंगल आई जो है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, नहीं कि ये आई बोल दे रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो आर जो हो जा रहा है वो थीटा सी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ रहा है हमारा निकल के कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2 थीटा सी रहा तो टीआर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन बिटवीन a and theta c so that ray always emerges out। ठीक है, सेकेंड सरफेस तो हमेशा क्या हो जाए, इमर्ज कर जाए, उसका कंडीशन क्या होगा। यहाँ से इसको बाहर आना है, यानी कि जो R2 का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, थीटा सी। ठीक है, यानी कि अगर हमेशा इसको बाहर लाना है तो R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन थीटा सी। अगर हम सोचो कि किसी भी एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए अगर हम ये R2 का मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल होगा इस प्रिज्म में, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 को अगर हम लेस देन कर देंगे तो हर वैल्यू लेस हो जाएगा। यानी कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 जो हो जाए लेस देन थीटा सी हो जाए, देन एनी वैल्यू विल बी लेस देन थीटा सी। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है इस प्रिज्म के लिए, अगर ये R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है उसको अगर थीटा सी से कम कर दिए तो हर वैल्यू कम होगा। तो सिंस R2 जो है वो इक्वल टू a माइनस R1 है, इसका अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो ये कितना होगा,
मिनिमम। ठीक है, तो R1 को मिनिमम अगर होना है तो दिस इंप्लाइज I शुड बी मिनिमम, और I का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, कितना हो सकता है I का मिनिमम वैल्यू? 0। I 0, तो ध्यान से देखेंगे तो R1 भी 0। R1 0, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि R2 जो हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो A के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि A अगर लेस देन थीटा सी होगा तो रे हमेशा जो है आउट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे किसी भी प्रिज्म के लिए अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 बोले तो A होगा, किसी भी प्रिज्म के लिए अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो R1 A माइनस थीटा सी आ रहा है। R2 का वैल्यू A से A माइनस थीटा सी तक वेरी कर रहा है किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के। यहाँ पे हमने देखा वैल्यू ऑफ A जो है, अगर थीटा सी ले रहे हैं, यहाँ 2 थीटा सी ले, तो अगर 2 थीटा सी से ज्यादा है यानी कि इधर रह रहा है तो ऑलवेज TIR शो कर रहा है, और इधर रह रहा है इस रीजन में तो ऑलवेज इमर्ज हो रहा है। ठीक है, यानी 2 थीटा सी से कम है A का वैल्यू तो ऑलवेज इमर्ज कर रहा है, 2 थीटा सी से ज्यादा है तो हमेशा TIR हो रहा है। तो इस बीच में रहेगा तो क्या करेगा, यानी कि अगर A का वैल्यू थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में रहे तो क्या होगा? ठीक है, तो चीज केस देख रहे हैं हम लोग। if A lies between theta c and less than equal to theta c। इस केस में हम देखते हैं कैसे डील करेंगे इसको। हमने एक प्रिज्म माना, ठीक है, ये केस है, ठीक है, यानी कि ये जो है थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में। हमने ऊपर वाले केसेस से देखा कि R2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो A माइनस थीटा सी है, एंड R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है A है, यानी कि R2 जो है A माइनस थीटा सी से A तक वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी R2 जो वैल्यू है A माइनस थीटा सी से लेकर A तक कुछ भी हो सकता है। खैर, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रे को ऐसे नॉर्मल लाए, ठीक है, नॉर्मल लाए तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा किया तो यहाँ पे R0 है, ये जो है एंगल A होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे I इक्वल टू 0 है तो ये जो R2 का वैल्यू आ रहा है वो A आ रहा है, यानी कि एंगल जितना है उतना है, क्योंकि R1 भी 0 तो R2 A के बराबर। अब A जो है थीटा सी से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे केस क्या है कि जो एंगल A है वो थीटा सी से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, टेयर होगा कि रे बाहर जाएगा, सोच के बोलो। तो TIR बोलो, होगा। टेयर होगा। ठीक है, यानी कि रे जो है अभी इस मोमेंट पे इधर की तरफ आना चाह रहा होगा। अब देखते हैं, इफ आई को अब हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक,
आई को इंक्रीज करेंगे तो R1 जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। R1 इंक्रीज होगा तो R2 जो है A से अब घटना शुरू होगा, ये डिक्रीज करेगा। अगर A से डिक्रीज करने लगा तो एक समय ऐसा आएगा एट अ टाइम R2 डिक्रीज होते होते अभी जो है क्या है यहाँ पे, अभी R2 जो है इक्वल टू A है जो कि ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है, यानी कि TIR हो रहा है। अब अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो R1 धीरे धीरे बढ़ेगा, R2 घटेगा, और एक समय आएगा जब ये R2 जो है थीटा सी के बराबर हो जाए, ठीक है। और ये जब हो जाएगा तो उस समय हम बोल रहे हैं I इक्वल टू I नॉट। एट दैट टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I नॉट है, यानी कि अगर एंगल I नॉट से कम है तो हमको दिख रहा है TIR है, और I नॉट से अगर और बढ़ाते जाएंगे फर्दर, इफ I इंक्रीज करते जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट कि R2 और डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते ये R2 जो है लेस देन थीटा सी हो जाएगा, यानी कि इमर्ज होगा, ठीक है। यानी I ग्रेटर देन हम I नॉट कर रहे हैं इधर, ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इफ A जो है लाइज बिटवीन टू थीटा सी एंड थीटा सी, देन I पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर I जो है लेस देन I नॉट है तो TIR हो रहा है, और अगर I ग्रेटर देन I नॉट है तो इमर्ज हो रहा है। सर ये आई नॉट क्या, नहीं समझ में आया। क्या सर ये आई और आई नॉट ये क्या हम है? बोल रहे हैं कि जब, हाँ बता रहे हैं, R2 जब थीटा सी हो जा रहा है उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोल रहे हैं I नॉट, यानी कि R2 जब इतना हो जा रहा है एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I नॉट, ठीक है। I नॉट को बढ़ाते जा रहे हैं तो R2 का वैल्यू जब थीटा सी हो रहा है उस समय जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बोल रहे हैं I नॉट। तो I नॉट से जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तब तक TIR होगा, I नॉट से जब ज्यादा हो जा रहा है तो इमर्ज हो जा रहा है। क्लियर है? अब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इतना बात क्लियर है बोलो। यस सर। अब इस I नॉट का वैल्यू कितना होगा तो फाइंड कर लेते हैं। उल्टा जा, ठीक है। वैल्यू ऑफ I नॉट के लिए R2 का वैल्यू जब थीटा सी है तब है, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस ऐसा होगा, ये 90 डिग्री होगा E, ठीक है। ये थीटा सी है तो R1 है, तो R1 को हम क्या बोल सकते हैं, R1 इक्वल टू A माइनस थीटा सी। R2 जो है थीटा सी है, ये अगर I नॉट है तो I नॉट तब हम बोल रहे हैं जब R2 का वैल्यू थीटा सी हो जाए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, बस अब स्नेल्स लॉ लगाना है, I नॉट का वैल्यू फाइंड कर, यहाँ से अगर हम क्या लिखेंगे, म्यू साइन R1 यानी A माइनस थीटा सी। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू साइन थीटा सी इजकल टू, ये तो साइन 90 आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। ये तो I नॉट आ गया हमारा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा सी, ठीक है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था, और ये थीटा सी का जो वैल्यू है
उसको ये रख दिया था। यहाँ से थीटा से देखो तो साइन इनवर्स 1/μ होगा। तो ये रखा था ऑप्शन में क्या, साइन इनवर्स म्यू, ठीक है, साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, याद नहीं रखना है इसको, ये चीज। अब ये इक्वेशन अगर हम लोग को मिल जाए ऑप्शन में तो शायद हम क्वेश्चन भी एग्जाम में ना पढ़े। ठीक है, था क्या क्वेश्चन कि बोला था कि अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री है तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ऑप्शन में इसी को कभी माइनस प्लस ऐसा कुछ चेंज कर करके दे रखा था। तो मोस्टली बच्चे ये ऑप्शन देखकर ही छोड़ दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि साइन है, साइन इनवर्स है, ये है वो है। ठीक है, इसमें है कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आई नॉट का वैल्यू हमको उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस प्रोसेस क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, इन्हीं सबसे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर एक दो कह दे कि ये इतना एंगल है तो ये एंगल फाइंड करो, तो स्नेल्स लॉ दोनों सरफेसेस पे लगाने हैं, सारे रिलेशन याद है तो हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो डिपेंडिंग ऑन आई कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे ई को हम आई के टर्म में लिखेंगे तो वही साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ आता है। तो हम लोग को उस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कर्व है हमको याद रखना है। ठीक है, इधर हम बोल रहे हैं डेल्टा है, ये आई है, ऐसे जाता है। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम है और ये जो वैल्यू आ रहा है ये डेल्टा मिनिमम। ये जो डेल्टा मिनिमम आता है उस समय पे आता है जब आई जो है ई के बराबर हो जाए। ये जो वैल्यू है यहाँ पे आई का वैल्यू कुछ है, तो ई का वैल्यू जो है 90 डिग्री। ठीक है, आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ई का वैल्यू 90 डिग्री है तो आई नॉट के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आई को अगर 90 डिग्री कर देते हैं तो आई नॉट जो हम गूगल कैलकुलेट हैं वो चीज जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कंडीशन, इसका याद रखना है डेल्टा मिनिमम के लिए आई जो है वो ई के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको डिटेल में ही कर लेते हैं आगे। यहाँ कर्व के बारे में लिख देते हैं पहले। ये चीज ध्यान में रखना है। एक चीज और कि ये जो है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिकल यानी कि नॉट पैराबोलिक। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हम इसको x1 बोल रहे हैं, इसको x2 बोल रहे हैं, तो x1 इज लेस देन x2 आता है, दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। क्लियर है। मिनिमम डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन का कंडीशन चाहिए तो कर्व से हमको दिख रहा है कि डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब आई इक्वल टू ई हो जाए। आई जो है ई के बराबर हो गया तो हम स्नेल्स लॉ वाले दोनों इक्वेशंस को ध्यान दें तो ये हमको दिख रहा है कि R1 इक्वल टू R2 है, लेट्स से ये R है। दिस इंप्लाइज दैट कि R इक्वल टू A/2 है।
ठीक है, यानी कि डेल्टा मिनिमम का कंडीशन आई इक्वल टू ई, इससे हम बोल सकते हैं कि R1 जो होगा R2 के बराबर होगा। लेट से, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इससे मान लिए कि R1 R2 जो है R के बराबर है, तो R1 प्लस R2 जो है A होता था, तो R इक्वल टू A/2 होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर डेल्टा मिनिमम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I प्लस ई माइनस ए। आई और ई दोनों आपस में बराबर है, तो 2i माइनस ए। यहाँ से हम आई का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। ठीक, यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू A/2। ठीक है, तो लिख लिए। अब ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि इसको अगर इक्वेशन 1 बोले, इसको 2 बोले, यानी कि जो हमको कंडीशन मिल रहा है मिनिमम डेविएशन से, इसको हम लोग म्यू फाइंड करने के लिए यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ से आई पे ले गए, इधर ये आर पे जाएगा, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ से क्या मिलेगा, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर। दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इजकल टू म्यू साइन RA/2 था, यानी कि म्यू इजकल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। ठीक है, यहाँ से 2 काट नहीं देना है क्योंकि वो एंगल के अंदर है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि साइन साइन कट गया, 2 कट गया। ठीक है, तो म्यू को हम लोग डेल्टा मिनिमम के टर्म में इतना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा मिनिमम का कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मैक्सिमम डेविएशन कर्व से ही दिख रहा है कि डेल्टा मैक्स के लिए या तो आई जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर ई जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक। हम लोग जनरली जो है इंसिडेंट के फॉर्म में कहते हैं, तो आई इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री हो, यहाँ ध्यान रहे और लगाए हैं, यानी कि दोनों एक साथ में 90 नहीं हो सकता है, या तो आई 90 हो या फिर ई 90 हो। यानी कि ऊपर वाले केस में आई नॉट जो हम लोग फाइंड करे थे, उसी केस में जो है मैक्सिमम डेविएशन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैक्सिमम अगर हमसे पूछता है तो वही हम लोग फॉर्मूला फाइंड करके निकालते हैं। खैर, यानी कि अगर हम E90 लिए हैं तो आई जो होगा आई नॉट होगा। ठीक है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि इफ ई इज इक्वल टू 90, दिस इंप्लाइज कि आई जो है आई नॉट वाला वैल्यू है, आई नॉट का वैल्यू हम लोग फाइंड करे थे, जरूरत नहीं पड़ता है ये वाला वैल्यू। साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। ठीक है, ये था। तो डेल्टा हम लोग लिख लेंगे आई नॉट प्लस π/2 माइनस ए। ठीक है, ये π/2 है, इतना डेविएशन हो जाएगा। खैर, इतना कैलकुलेशन हमसे नहीं पूछता है। ठीक है, ये था। फिर अगर हमसे थीन प्रिज्म कहे, ठीक है, थीन प्रिज्म, प्रिज्म थिन है, यानी कि हमारा जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये वेरी स्मॉल है। ठीक है, यानी कि ये जो है 5 डिग्री 4 डिग्री ऐसा कुछ दे दे, यानी कि लेस देन 10 डिग्री अगर रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही थिन प्रिज्म। ठीक है, अगर ए थिन है, एंगल ऑफ ए जो है बहुत थिन है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि जो ए जो है बहुत थिन है, बहुत स्मॉल है।
सोचो कि R1 प्लस R2 जो है a के बराबर है, a खुद छोटा है, यहाँ से हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि R1 एंड R2 जो होगा ये वेरी स्मॉल होगा। अगर ये वेरी बहुत स्मॉल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I एंड E जो होगा ये भी बहुत छोटा ही होगा, यानी कि पैरेक्सियल जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो हम फर्स्ट सरफेस पे लिखते हैं कि साइन आई इजकल टू म्यू साइन R1, तो आई लिख सकते हैं हम लोग म्यू इंटू R1। इस सरफेस पे लिखते हैं तो लिखते हैं कि म्यू साइन R2 इजकल टू साइन ऑफ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू R2 इजकल टू ई, क्योंकि बहुत वेरी स्मॉल स्मॉल एंगल है तो यहाँ से हम डेविएशन लिख सकते हैं कितना, आई प्लस ई माइनस ए डेट इज इक्वल टू म्यू, ध्यान से देखो तो R1 प्लस R2 माइनस ए यानी कि म्यू ए माइनस ए, यानी कि डेल्टा इक्वल टू आ गया म्यू इंटू ए इंटू म्यू माइनस वन। थिन प्रिज्म के लिए अगर डेविएशन अगर हमको पूछेगा तो डायरेक्टली हम लोग ये चीज यूज करेंगे। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 1 तो 1 फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, अगर हमसे डेविएशन पूछेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा इजकल टू ए म्यू माइनस वन, यानी कि एंगल लेस देन 10 सेंटीमीटर हो तो 10 डिग्री हो तो। अल्टरनेट, ठीक है, म्यू जो आया था हमारा आया था कि साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम, तो यहाँ पे हम डेल्टा रख रहे हैं प्लस ए बाई टू बाई साइन ऑफ ए बाई टू। ठीक है, वेरी थिन प्रिज्म है तो ये सारे एंगल छोटे होंगे तो साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो तो डेल्टा प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू लिख सकते हैं, तो यहाँ से टू टू गया, आप काट सकते हैं ए बाई ए, तो यहाँ से डेल्टा दिख रहा है ए म्यू माइनस वन। ठीक है, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से साइन साइन काट दिए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, लेट से कि ये 4 डिग्री है, म्यू कितना ले लें, 2, ठीक है, इसको भी 2 डिग्री ले लेते हैं, तो -1 इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, म्यू जो है वो 3 है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग आई ई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 4 डिग्री। क्लियर, अगर हमको एंगल दिख जाए कि बहुत कम है तो हम आई ई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा इजकल टू ए म्यू माइनस। जैसे कि क्वेश्चन देते हैं, करो। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ये एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, ये एंगल 4 डिग्री है, म्यू जो है वो 1.5 दे रखा है, यहाँ पे एक मिरर दे रखा है और रे जो है ऐसा मिरर से पैरेलल जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन।
4 डिग्री। 4 डिग्री नहीं, यहाँ से तो ऐसा कुछ डेविएट करेगा। ठीक है, ये डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा 1 बोल रहे हैं। ये डायरेक्ट लिखेंगे 4 इंटू 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, यहाँ से 2 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो रे है यहाँ पे इस मिरर पे जब आके टकराया है तो ये एंगल भी कितना होगा, 2, तो जाएगा किधर, इधर 2 डिग्री पे ही। क्लियर है, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही होगा, क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो जितना डेल्टा 1 है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ प्लेन मिरर के लिए। तो ये कितना डेविएट हुआ है यहाँ से, डेल्टा 2 अगर हम बात करेंगे तो दिख रहा है कि पाई माइनस 4 यानी कि 176 डिग्री। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा टोटल अगर लिखेंगे तो दोनों जोड़ देंगे तो 178 डिग्री क्लॉकवाइज। ये पाई माइनस 4 कहाँ से हो गया? ये रे इधर सीधा जाता है यहाँ पे, बोलो। यस सर। ये यहाँ पे आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 पे आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 2 होगा, तो पाई माइनस 4 ही तो करेंगे। सर तो यहाँ 180 डिग्री कहाँ से आ गया? स्ट्रेट लाइन है, ऐसा है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, यस सर। समझ आ रहा है। यस सर। ये ऐसा स्ट्रेट था, उधर जाना था, इधर मोड़ गया, तो एंगल कितना बनेगा, हम्म। यस सर, समझ गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो देख रहे हो थिन प्रिज्म कहीं चलेगा, थिन प्रिज्म ही है। हम लोग एक चीज जानते हैं, शुरू में ही देखे थे कि जो लेमडा होता है ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 से वेरी करता है। ठीक है, यानी कि हमने बोला था, अच्छा म्यू, जो म्यू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लेमडा मानते हैं। ठीक है, यानी कि लेमडा अगर घटेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक, जैसे अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें, ठीक, तो व्हाइट लाइट जो होता है VIBGYOR, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा जो होता है इंक्रीज करता है, लेमडा अगर उधर इंक्रीज करता है तो म्यू को बोलेंगे डिक्रीज करेगा। यानी कि लेमडा ऑफ रेड जो होता है सबसे ज्यादा होता है और लेमडा ऑफ वायलेट जो होता है सबसे कम होता है, तो हम लास्ट दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो म्यू ऑफ रेड जो होगा वो लेस देन म्यू ऑफ वायलेट होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होगा। क्लियर है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक थिन प्रिज्म दे रखा है, लेट से कि हमारे पास प्रिज्म है, ये इसका एंगल ए है, इस पे ऐसा व्हाइट लाइट आया। ठीक है, अब इस व्हाइट लाइट में सातों रंग है, यानी कि ये तो डेविएट करेगा। ठीक है, और सारे के लिए, सारे सारे जो जितने भी लाइट्स हैं सबके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म में अलग अलग होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो डेल्टा जो होता है वो ए म्यू माइनस 1 होता है, यानी कि हम बोलते हैं डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, जिसका म्यू सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। यानी कि अगर हम इस रेज की अगर हम डेविएशन की बात करें तो ऐसा, इधर स्क्रीन है, अगर मान लो लेट से कि स्क्रीन है, तो ऊपर सबसे ऊपर रेड रहेगा और सबसे नीचे वायलेट रहेगा। ये जो डेविएशन है ये डेविएशन ऑफ वायलेट है और ये जो डेविएशन है डेविएशन ऑफ रेड है।
यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वायलेट जो होगा मोस्ट डेविएटेड और रेड जो होगा वो लिस्ट डेविएटेड। बाकी सब ऐसे ही लाइन में बिहेव की ओर लगा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइट था वो अपने 7 कलर्स में टूट गया, यानी कि ये जो फॉर्म किया इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इसको जो बोलते हैं हम लोग वो बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम। और ये जो 7 कलर्स में टूट रहा है इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, इनटू इट्स 7 कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा डेविएशन है वो डेविएशन किससे गवर्न हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है हमारा वेवलेंथ पे। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रेड का, यानी कि डेविएशन सबसे कम रेड का। ठीक है, वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, सिंस उसका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत तो बोलो। हेलो। नो सर। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन किसी प्रिज्म के लिए कहते हैं तो ये हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है तो लिखते हैं कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि इतने ये जो एंगल है ये थीटा, इसी एंगल में पूरे लाइट डिस्पर्स हुए होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कितना एंगुलर अगर हम जाएं तो ये डिस्पर्स हुआ होगा। ठीक है, फिर डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म हम लोग फाइंड करते हैं। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, यानी कि प्रिज्म कितना उसका पावर है कितना, इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि थीटा यानी कि डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन, नीचे हम लोग लिखते हैं डेविएशन ऑफ येलो कलर। येलो कलर जो होता है वो एवरेज होता है, बीच में आता है। ऐसे हम देखें तो शायद ग्रीन बीच में आता है, लेकिन जो डेविएशन अगर हम लोग फाइंड करके देखते हैं तो येलो का बीच में आता है, तो हम लोग एवरेज में येलो लेते हैं। ये बात याद रखना है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा येलो। ठीक है, डेविएशन जो होता है थिन प्रिज्म है तो म्यू आर माइनस 1 माइनस ए, अच्छा यहाँ म्यू भी होगा, म्यू आर माइनस 1 अपॉन ए म्यू गामा माइनस वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो यूज हम लोग करते हैं। हाँ, अगर ये नोट करके याद रखना है, इफ म्यू ऑफ वाई, मोस्टली क्वेश्चन में वायलेट और रेड दिया रहता है, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो हम म्यू ऑफ वाई क्या यूज करेंगे, तो म्यू ऑफ रेड प्लस म्यू ऑफ वायलेट बाई 2, यानी कि दोनों का एवरेज वैल्यू यूज करेंगे। अगर नहीं दे रखा है तब, अगर दिया है तब तो हम लोग जो दे रखा है वही यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो हम लोग ये यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसमें।
म्यू आर दे रखा है 1.613 एंड म्यू वी दे रखा है 1.632। ठीक है, फाइंड, वही हमसे थीटा पूछ रहा है। ठीक है, ए जो दे रखा है वो 5 डिग्री है। ठीक है, यही आ रहा है। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखेंगे तो डेल्टा वी का फॉर्मूला डेल्टा आर का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू भी दे रखा है, म्यू आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है। इसको सॉल्व करके ठीक है, म्यू आर म्यू भी दे रखा है, ये दोनों फाइंड करना है। हो गया। म्यू आई डायरेक्ट क्या करेंगे, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, यानी कि 1.5 प्लस 1.6 3.1 बाई 2 1.55 आ जाएगा। W फाइंड करना है तो क्या आया था, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 0.1 बाई 0.55। ठीक है, 0 लगा देंगे तो 10/55 2/11। उसको 0.181, ठीक है 1818 चलता चला जा रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यानी कि अगर म्यू आई का वैल्यू नहीं दे रखा होगा तो डायरेक्टली म्यू आर और म्यू वी का वैल्यू हम लोग यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो जो डेविएशन है उन दोनों का। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस रहेगा तो कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं, फिर वही दो कर्व सरफेस को मिला देते हैं तो उसको हम लोग लेंस बोलेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस में हम लोग को जनरली स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में ही पढ़ना है टाइम तो देख लेते हैं। सर आज छोड़ दीजिए ना। ठीक है फिर, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद फिर लेंसेस के बारे में होगा। तो स्फेरिकल सरफेस से एक क्लास लग ही जाएगा, फिर लेंसेस में 3-4 लेक्चर, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2-3।
6-7 लेक्चर लगेगा अभी इसमें। ठीक है फिर। ठीक है सर।